नमस्कार। आज हम सॉल्यूशंस के अंदर की एक छिपी हुई दुनिया को समझने वाले हैं। हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की। ये कह सकते हैं आयंस की एक सीक्रेट लैंग्वेज है। तो चलिए इसी में जरा गहराई से उतरते हैं। कभी सोचा है जब हम पानी में कोई चीज घोलते हैं तो असल में होता क्या है? मतलब ये पूरी प्रोसेस तो हमारी आंखों से छिपी रहती है ना? तो फिर सवाल ये है कि साइंस इसे देखता कैसे है, समझता कैसे है ना? एक मजेदार पहेली। और इसका जवाब है हम उसके इलेक्ट्रिकल कहानी को सुनकर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का इस्तेमाल करके हम ये जान सकते हैं कि सॉल्यूशन में आयंस का बर्ताव कैसा है, वो घूमने के लिए कितने आज़ाद हैं और वो इक्विलिब्रियम में कैसे रहते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। तो इस कहानी को और अच्छे से समझने के लिए हम दो अलग अलग तरह के सोल्यूट्स की तुलना करेंगे। इससे हमें स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच का जो फर्क है वो एकदम साफ हो जाएगा। तो हमारी कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक तरफ है सोडियम क्लोराइड यानी हमारा आम नमक। ये जब पानी में जाता है तो समझ लीजिए लगभग 100% अपने आयंस में टूट जाता है। और दूसरी तरफ है एसिटिक एसिड जो सिरके में मिलता है। ये थोड़ा शर्मीला है और 5% से भी कम आयंस में टूटता है। मतलब इसे ऐसे समझिए कि कुछ सब्सटेंसेस पानी में जाते ही ऑल इन चले जाते हैं, पूरी तरह घुल मिल जाते हैं, जबकि दूसरे वो थोड़ा हिचकिचाते हैं। और बस यही है कंप्लीट वर्सेस पार्शियल डिसोसिएशन का मेन आइडिया। अच्छा, अब साइंस को इनके बर्ताव के इस फर्क को एकदम सटीक तरीके से नापने का कोई तरीका तो चाहिए, है ना? आखिर इस बंटवारे को, इस स्प्लिट को हम कोई नंबर कैसे दें? और यहीं पे एंट्री होती है हमारे पहले इंपॉर्टेंट मेजरमेंट की, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसे हम ग्रीक लेटर अल्फा से दिखाते हैं। ये बस ये बताता है कि किसी सब्सटेंस का कितना हिस्सा, मतलब कितना फ्रैक्शन, सॉल्यूशन में आज़ाद आयॉन्स में टूट चुका है। सिंपल। और अल्फा को कैलकुलेट करने का ये रहा फॉर्मूला, अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम डिग्री। अब ये लैम्डा एम यानी लैम्डा एम क्या है? ये है मोलर कंडक्टिविटी, मतलब किसी दिए गए कॉन्सेंट्रेशन पर आयंस की करंट ले जाने की असल ताकत। और ये लैम्डा एम डिग्री यानी लैम्डा एम नॉट, ये है मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डिल्यूशन। मतलब जब सॉल्यूशन इतना पतला हो कि आयंस एक दूसरे से बहुत दूर हों, उस वक्त उनकी करंट ले जाने की मैक्सिमम ताकत क्या है? तो आसान भाषा में कहें तो ये फॉर्मूला हमें बताता है कि कोई इलेक्ट्रोलाइट अपनी पूरी ताकत का कितना % इस्तेमाल कर रहा है। चलिए अब मेजरमेंट के अगले लेवल पर चलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट या Ka। ये उन हिचकिचाने वाले सॉल्यूट्स, मतलब हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए खास तौर पर बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो दिख रहा है वो वाकई काफ़ी दिलचस्प है। ये दिखाता है कि Ka का फॉर्मूला आखिर आया कहाँ से। तो देखिए, स्टेप 1 से शुरू करते हैं, जो कि एसिटिक एसिड का इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, जहाँ वो अपने आयंस में टूटता है और फिर वापस जुड़ता भी है। फिर आता है स्टेप 2। हम केमिस्ट्री का एक बेसिक नियम लगाते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन। और आखिर में कॉन्सेंट्रेशन C और हमारे दोस्त अल्फा का इस्तेमाल करके हम Ka के इस फाइनल फॉर्मूले पर पहुंच जाते हैं, Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट। ये है ऑस्टवाल्ड्स डिल्यूशन लॉ। ये हमें बताता है कि कैसे कॉन्सेंट्रेशन बदलने से, यानी और पानी मिलाने से, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का पूरा खेल ही पलट जाता है। ओस्टवाल्ड का नियम एकदम साफ साफ कहता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, मतलब सॉल्यूशन में और पानी मिलाते जाते हैं, उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा भी बढ़ता जाता है। ये चार्ट इस रिश्ते को बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाता है। देखिए, जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, जैसा कि पहले बार में दिख रहा है, तो अल्फा की वैल्यू कम है। लेकिन जैसे ही हम कॉन्सेंट्रेशन कम करते हैं, जो दूसरा बार दिखा रहा है, अल्फा की वैल्यू बढ़ जाती है। इसका सीधा सा मतलब है कि एसिटिक एसिड जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट को आप जितना ज्यादा पानी में घोलेंगे, वो उतना ही ज्यादा आयंस में टूटेगा। तो ठीक है, ये सारे कैलकुलेशंस और थ्योरीज तो समझ लिए, लेकिन असल दुनिया में इसका क्या काम है? ये सब जानना आखिर जरूरी क्यों है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। देखिए, कंडक्टेंस की इस पूरी समझ के कई सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। हम इसकी मदद से वीक एसिड्स और बेसिस के डिसोसिएशन कांस्टेंट्स का पता लगा सकते हैं, आयोनाइजेशन की प्रोसेस को बहुत गहराई से समझ सकते हैं
और तो और एकदम सटीक बफर सॉल्यूशंस बना सकते हैं, जो कि हमारे खून के पीएच को स्टेबल रखने जैसी चीजों के लिए बहुत जरूरी हैं। साथ ही केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टडी कर सकते हैं, जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को बेहतर बनाने के काम आता है। तो ये जो फॉर्मूले हैं ना, ये केमिस्ट्री में बहुत पावरफुल टूल्स हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि सिर्फ एक सिंपल से करंट मेजरमेंट से हम आयंस की पूरी अदृश्य दुनिया का नक्शा तैयार कर सकते हैं। ये हमें मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या चल रहा है उसे देखने के लिए कमाल की खिड़की लेता है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूँ, अगर सिर्फ एक करंट को नापने से इतना कुछ पता चल सकता है, तो सोचिए जरा, हमारे आसपास ऐसी और कितनी अदृश्य केमिकल कहानियां हैं जो बस अपने उजागर होने का इंतजार कर रही हैं।